हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका मोबिलिटी, ठीक है ना। मोबिलिटी, ठीक है। अब देखिएगा मोबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। बच्चों अभी हमने जो प्रीवियस क्लास के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, तो मोबिलिटी का जो डायरेक्ट फॉर्मूला स्टेटमेंट है उसके बारे में बात की। थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत आ रही है बात, ठीक है। देखिएगा मैं लिख देता हूँ सीधा, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किससे लिखते हैं हम, वीडी से, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद इलेक्ट्रिक फील्ड नोन एज मोबिलिटी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रेशियो होता है उसको हम मोबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसका सिंबल, तो ये इट रिप्रेजेंट बाय म्यू। तो ये जो सिंबल होता है म्यू, इससे किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, मोबिलिटी से, ठीक है। तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई, तो वीडी बाई ई, दैट इज द मोबिलिटी, ठीक है। अब देखिएगा वीडी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम इसको दूसरा फॉर्मूला देखो, हमें अभी बताया नेक्स्ट जो प्रीवियस क्लास थी वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो वीडी होता है वो कितना होता है, ई इंटू ई टू बाई एम। ये होता है किसके बारे में, क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर वीडी की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ई ओ बाई एम और इंटू ई तो ऑलरेडी है, तो इस ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, म्यू बराबर ई टू बाई एम, दैट इज द अदर फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इस मोबिलिटी को। और यहाँ पे ये तो आपको पता है टो क्या होता है, रिलैक्सन टाइम, यानी जो टो है वो क्या है, रिलैक्सन टाइम। ई आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज है, और एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा 10 बच्चे पार्टिसिपेट हो गए, कौन कौन है, बिंदर, जतिन, रोशनी, तनियाना, शिवानी, गौड़। शिवानी तुम बहुत गायब रहती हो बीच बीच में, पता नहीं कहाँ चली जाती हो। क्लास लिया कंटिन्यू, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा ईयर, उसको क्या बोलते हैं, मोबिलिटी, ठीक है। इसका थोड़ा सा एक ध्यान रखना है कि जो डायमेंशन है उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो मोबिलिटी है इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट उसकी यूनिट निकाल सकते हैं। ये क्या है, मीटर, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद है न्यूटन पर कूलाम। तो इससे अगर हम इसका सोल्व करेंगे इसको, तो आप सीधा इसको याद रखिएगा। पहले तो यूनिट की बात कर लेते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ठीक ठीक है। ये क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, m-1 L0 T2 और A, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशन। अब ये जो डायमेंशन है हमने किस तरह से सोल्व की है ये आपको खुद करनी है, ठीक है ना। तो आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मोबिलिटी का इतना ही टॉपिक है आपका कि मोबिलिटी क्या होती है, वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होता है उसको हम मोबिलिटी बोलते हैं। इसको म्यू से लिखते हैं, ये हमने फॉर्मूला रख दिया यहाँ पर। और वीडी का फॉर्मूला हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये जो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और एक रिलेशन और बताया था ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, आई बराबर क्या होता है, एन ई ए बी डी, याद, ये रिलेशन याद रखा करें तुम, ठीक है ना। तो यहाँ से ये वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की तो ई से ई कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास क्या आ गया, मोबिलिटी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला देखो इसकी यूनिट अलग तरह से लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स की टॉक की लिखेंगे, ये सेकंड में होती है, ठीक है ना।
ये किलोग्राम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे भी बन जाती है इसकी। अब देखिएगा, देखो बच्चों वैसे तो लास्ट ईयर ये जो सिलेबस है आपका, उसमें ओम्स लॉ है उसको रिमूव कर दिया था, यानी ओम्स लॉ को डिस्कस पार्ट सिलेबस पार्ट से क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। फिर भी हम बात कर लेते हैं कि ओम्स लॉ के बारे में, क्योंकि लास्ट ईयर इसके बारे में नहीं पूछा गया था, सिलेबस से ही रिमूव कर दिया था। फिर भी थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको ओम्स लॉ के बारे में, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। वैसे शायद इस बार भी ये सिलेबस का पार्ट नहीं रहेगा, अभी न्यू अपडेट सिलेबस आया नहीं है, बस थोड़ा सा यही चल रहा है कि जो पीछे वाला सिलेबस है वो ही रहेगा अभी, इसलिए हम वो ही बात करें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ऑफ ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ की जो लिमिटेशन है वो क्या क्या होती है। यानी ओम्स लॉ क्या कहता है कि V प्रोपोर्शनल I, तो ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, ठीक है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जब V और I एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं होते, यानी हम बोल सकते हैं उस केस में ओम्स लॉ है वो फेल हो जाता है। वहाँ पर V और I एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं होते, तो वो क्या होगी, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो देखिएगा ओम्स लॉ की जो लिमिटेशन है उसके बारे में बात करने से पहले देखिएगा, यानी पहला हम एक टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, यानी ओमिक रेसिस्टेंस। ओमिक रेसिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, सॉरी, ओमिक रेसिस्टेंस का मतलब हो गया कि वे कंडक्टर जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ठीक है ना, जो ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ओमिक रेसिस्टेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो ए रेसिस्टेंस या ए कंडक्टर दैट फॉलो ओम्स लॉ नोन एज ओमिक रजिस्टर, यानी वो कंडक्टर जो ओम के नियम को फॉलो करते हैं। अब ओम के नियम का फॉलो का मतलब क्या हो गया कि उनका जो वी आई ग्राफ है वो हमेशा कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो फॉर ओमिक रेजिस्टेंस वी आई ग्राफ ऑलवेज बी स्ट्रेट लाइन, यानी जो वी आई ग्राफ है, जो ओमिक रेसिस्टेंस होते हैं उनका वी आई ग्राफ है वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। लेकिन सेकंड है जो उसके बारे में बात करें हम, ठीक है, जो नॉन ओमिक है, नॉन ओमिक रेसिस्टेंस है वो क्या होते हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं कि वो रेसिस्टेंस जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक रेसिस्टेंस, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि ए रेसिस्टेंस और कंडक्टर दैट नोट फॉलो ओम्स लॉ, ठीक है ना। तो जो फॉलो करता है वो तो ओमिक कहलाएगा, और जो फॉलो नहीं करता है वो क्या कहलाएगा, नॉन ओमिक, नॉन एज नॉन ओमिक रजिस्टर। अब देखिएगा, यानी इसका जो वी आई ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ना होके फिर किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे इस तरह अलग अलग के लिए अलग होगा, किसी का इस तरह से होगा, ठीक है। किसी का जो ग्राफ है वो इस तरह से होगा, यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। किसी दूसरे अलग अलग मैटर के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। किसी का ग्राफ इस तरह से होगा कुछ देर के लिए ओमिक, फिर ऐसे हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ओमिक और नॉन ओमिक की, सॉरी लिमिटेशन ऑफ ओम्स के, कि जो ओमिक रेसिस्टेंस है वो क्या होते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और अनओमिक रेसिस्टेंस क्या है, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा एग्जाम्पल की बात करें हम, ठीक है, कि नॉन ओमिक रेसिस्टेंस है वो कौन कौन से हैं, ठीक है।
ऑफ ए नॉन ओमिक, यानी नॉन ओमिक रेसिस्टेंस कौन कौन से हैं, उनके एग्जांपल की हम एक बार बात कर लेते हैं। एक बार बता दीजिए, दिख रहा है ना सभी को, आवाज सही आ रही है? करते हैं उसके बारे में हम बातें करते हैं, ठीक है, कि यानी उनका जो वी आई ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, उनके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। देखिएगा, एक फर्स्ट अगर हम बात करें, एक होता है पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है, आप जब सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है ना, वहां पर इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो पी एन जंक्शन दो तरह के होते हैं, एन पी एन और पी एन पी, ठीक है ना। तो पी एन जंक्शन डायोड हो गया, वो भी कैसा होता है, अनओमिक रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। दूसरा एक ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, ये भी क्या होते हैं, अनओमिक रेसिस्टेंस होते हैं। ट्रांजिस्टर के बारे में भी हम पढ़ेंगे सेकेंड बुक के अंदर, ठीक है। एक जो बल्ब होता है, टॉर्च बल्ब, वो भी क्या होता है, अनओमिक रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। तो कुछ अलग अलग रेसिस्टेंस होते हैं जिनको, जो वी आई ग्राफ को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक रेसिस्टेंस। इसके एग्जाम्पल जैसे पी एन जंक्शन डायोड हो गया, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर हो गया, टॉर्च बल्ब हो गया, ऐसे ही जो एक मीटर ब्रिज का टॉपिक आएगा, उसके अंदर जो एलॉयज होती है, ठीक है, मैग्नीशियम वगैरह, वो भी क्या करती है, ओम के नियम का पालन नहीं करती है, ठीक है। तो उनको भी हम क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक रेसिस्टेंस, ठीक है। तो नॉन ओमिक रेसिस्टेंस आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा, जो एक टॉपिक है आपके बुक के अंदर है, कार्बन रेसिस्टेंस, ठीक है ना। कार्बन रेसिस्टेंस की बात करें, देखिएगा इसके बारे में लास्ट ईयर के सिलेबस में भी इसको रिमूव कर दिया गया था, ठीक है, और उससे पीछे वाले सिलेबस में भी क्या किया था, इसको रिमूव किया था। अगर ये अपडेट होता है सिर्फ, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हमेशा कॉम्पिटिटिव में आता है ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 100% इससे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, नीट वगैरह, इनमें 100% एक क्वेश्चन आता है, फिक्स है ये। अगर सिलेबस में होता है तो हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर नहीं भी आता है तो भी हम एक बार देख लेते हैं, सिलेबस आ जाता है तो फिर अगर किसी बच्चे को वापस से अगर पूछ रहे हैं क्वेश्चन वगैरह, तो हम इसको एक दिन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। वैसे बताए तो हमें कार्बन रेसिस्टेंस क्या होते हैं, कि ये हाई वैल्यू रेसिस्टेंस होते हैं, यानी इनकी जो साइज तो होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है, स्मॉल साइज होती है, लेकिन जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत हाई होता है, ठीक है ना। इनको कार्बन रेसिस्टेंस बोलते हैं, और या इन्हीं को कलर कलर कार्बन रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है, ये इस तरह से सिलेंड्रिकल होते हैं, इनके ऊपर एक चार अलग अलग कलर की स्ट्रिप लगी होती है, इस तरह से, ठीक है, चार अलग अलग तरह की स्ट्रिप लगी होती है, और उन्हीं के और उन कलर के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, इनकी जो मैग्नीट्यूड है, रेसिस्टेंस, वो डिफाइन किया जाता है। देखिएगा अभी सिलेबस आने वाला है आपका जुलाई लास्ट के इस वीक में, अगर सिलेबस में आता है जुड़ के ये, तो हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, अदरवाइज हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। फिर भी अगर कोई बच्चा जैसे कि कोई पूछना चाहता हो, पूछ सकता है बाद में, ठीक है ना। हम बता देंगे, छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट के बाद, 5 मिनट का टॉपिक है, क्योंकि इसको पिछली बार भी हटा दिया था और इस बार भी इसके सिलेबस जो उससे पिछली बार भी सिलेबस में अपडेट नहीं किया था, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो टॉपिक है थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, जिससे न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ ए रेसिस्टिविटी, ठीक है ना, यानी किसी भी जो कंडक्टर है, उसकी जो रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर किस प्रकार से डिपेंड करती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमें पता है कि कंडक्टर का जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उनका रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। तो वो किस तरह से डिपेंड करती है, उसके बारे में हम बातें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि वी नो दैट
when temperature of any conductor increase, then resistivity of that conductor also increase। यानी किसी भी जब कंडक्टर की टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसकी जो रेसिस्टिविटी है वो क्या हो जाती है, वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। रेजिस्टेंस तो बढ़ता ही है, ठीक है भाई, ये रिलेशन होता है ना, रो इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपॉन एल, ठीक है ना। यानी रो यानी रेसिस्टिविटी और आर यानी रेसिस्टेंस वो एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है कि अगर रेसिस्टेंस बढ़ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, रेसिस्टिविटी भी बढ़ रही है। अगर हम बोल सकते हैं कि रेसिस्टिविटी भी बढ़ रही है तो हम क्या बोल सकते हैं, रेसिस्टेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब देखिएगा, मान लेते कि लेट एट टेम्परेचर T1, मान लेते हम कोई भी एक टेम्परेचर T1 मानते हैं, ठीक है ना। एट टेम्परेचर T1 resistance of a conductor is R1, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि किसी भी T1 टाइम पे, ठीक है ना, या T1 टेम्परेचर पर किसी भी वायर का जो रेसिस्टेंस है वो कितना है, R1 है, या फिर इसको आपको R0 भी ले सकते हो। R0 का मतलब क्या हो गया, आपका इनिशियल रेसिस्टेंस, यानी शुरुआत में, इससे न्यूमेरिकल है आपकी बुक के अंदर और कॉम्पिटिटिव में थोड़ा पूछा जाता है कि शुरुआत में उसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है। अब देखिएगा, when temperature become T2, मानते जब टेम्परेचर T2 हो जाता है, T1 से वो टेम्परेचर कितना हो जाता है, T2 हो जाता है, तो उस देन रेसिस्टेंस विल बी आर मानते हैं, ठीक है ना। तो आर नोट था वो कब था, जब टेम्परेचर T1 था, यानी इनिशियल केस में जब टेम्परेचर T1 था तो उस केस में उसका जो रेसिस्टेंस आर नोट था। जब हमने टेम्परेचर उसको गर्म किया, ठीक है ना, जब हमने उसको गर्म किया तो हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसका रेसिस्टेंस भी क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। और रेसिस्टेंस चेंज हो गया, हम मान लेते हैं कि उसका रेसिस्टेंस कितना हो गया, आर हो गया। इसकी बात वजह से चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिएगा, सो राइट एज, ठीक है। तो हम देखिएगा ये रिलेशन है, हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो वैसे तो हम बात अगर डेरिवेशन की बात करें, इसका डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में, केवल ये रिलेशन ही है। अगर हम इसकी डेरिवेशन की बात करें तो हम इसको डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं कि जो एक तो रेसिस्टेंस है आर है, ठीक है ना, ये तो कौन सा हो गया, फाइनल रेसिस्टेंस, ये क्या हो गया, फाइनल रेसिस्टेंस। और आर नोट है, ये क्या है, इनिशियल रेसिस्टेंस। और T1 है इनिशियल टेम्परेचर, और T2 है वो क्या है, फाइनल टेम्परेचर। तो देखिए इनके बीच में एक जो रिलेशन होता है वो किसके बराबर होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा कि चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी, चेंज इन रेसिस्टेंस, ये एक तो प्रोपोर्शन होता है चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिएगा, चेंज इन रेसिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि रेसिस्टेंस में कितना चेंज आया है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, यानी आर माइनस आर नोट, ये तो किसमें, फाइनल माइनस इनिशियल, थोड़ा सा दिख रहा है बड़ा करो, ये किसके प्रोपोर्शन होता है, टेम्परेचर, यानी T2 माइनस T1 के प्रोपोर्शन होता है। एक तो ये रिलेशन होता है,
यानी चेंज इन रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, आर माइनस आर नोट। जब भी ये प्रोपोर्शनल सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, क्या आ जाता है, दैट इज एल्फा। कांस्टेंट क्या आ जाता है, एल्फा आ जाता है, और ये होगा T2 माइनस T1। क्लियर? ठीक है, अब यहां से देखिएगा हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ये फाइनल हो गया और ये इनिशियल, यानी हम इसको R इक्वल टू, तो ये तो स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया, ठीक है ना, सॉरी इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड है वो जो किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन रेसिस्टेंस। ये किसके इनिशियली किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, इनिशियल रेसिस्टेंस की, यानी आर माइनस आर नोट, ये इनिशियल रेसिस्टेंस के भी क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, यानी जो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है, एक तो चेंज इन रेसिस्टेंस, यानी किसी भी, जैसे ये कोई कंडक्टर है, इसका रेसिस्टेंस मान लेते हैं 20 ओम है, शुरू में कितना है इसका रेसिस्टेंस, 20 ओम। हमने इसको गर्म किया और 20 ओम इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस पर, इसका रेसिस्टेंस 20 ओम है। हमने इसको गर्म किया और ये गर्म, तो देखिए ये जो आर नोट है ये तो क्या हो गया, 20 ओम हो गया, और जो टेम्परेचर T1 है वो कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमने इसको गर्म किया, जब इसको हम गर्म करते हैं तो हम मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर बढ़ के वो कितना हो गया, 50 ओम हो गया। कितना हो गया, 50 ओम। कब, जब इसका जो टेम्परेचर है वो मानते 80 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो इसका रेसिस्टेंस बढ़ गया, कितना हो गया, 50 ओम। तो ये जो चेंज इन रेसिस्टेंस, यानी ये जो है R1 माइनस आर नोट, चेंज इन रेसिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ है, इसके अलावा उस कंडक्टर की इनिशियल रेसिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। अगर इनिशियल रेसिस्टेंस कम है तो उसका चेंज इन टेम्परेचर अलग होगा, अगर इनिशियल रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका चेंज इन टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इक्वेशन जो फर्स्ट है और ये इक्वेशन टू है, इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं कि आर माइनस आर नोट, जब भी ये इक्वल सिंबल आएगा तो मैंने बताया था एक कांस्टेंट आ जाता है, तो यानी आर नोट एल्फा T2 माइनस T1। अब देखिएगा कई बुकों में इसको T2 माइनस T1 को सीधा डेल्टा टी लिख रखा है। डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। भी डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, दोनों के टेम्परेचर के चेंज को। ठीक है, या फिर आर माइनस आर नोट, ये हो जाएगा आपके पास है आर नोट एल्फा डेल्टा टी। इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि डेल्टा टी है यहाँ पर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर में चेंज को। ठीक है, या फिर आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर नोट प्लस आर नोट एल्फा डेल्टा टी। ठीक है, यानी ये आर है, इधर आएगा तो प्लस का हो गया। इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, आर नोट को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से देखिएगा जो आर है फाइनल वो कितना हो जाएगा, आर नोट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये रिलेशन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखना है आपको वापस से। ठीक है, एक बार वापस से बात कर लेते हैं। देखिएगा, यानी जो रेसिस्टिविटी है वो किस तरह से डिपेंड करती है, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, जो रेसिस्टिविटी, मैं अपने कैमरे में वो माइक बंद कीजिए, किसका माइक ऑन है, माइक ऑफ कीजिए। एक मिनट,
चलो ठीक है। यानी किसी भी कंडक्टर की, माइक बंद कीजिए अभी, किसका माइक ऑन है उसको देखिए। किसी भी कंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी है रो, वो टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करती है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, हमें पता है कि जो किसी भी कंडक्टर वायर का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, तो जो टेम्परेचर में चेंज करते हैं उससे जो रेसिस्टेंस का चेंज होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि, किसने हैंड रेज किया भाई, ठीक है, चेंज इन रेसिस्टेंस, यानी टेम्परेचर की वजह से रेसिस्टेंस है वो किसके, एक तो किसके प्रोपोर्शनल होता है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, यानी यहां से हम बोल सकते हैं कि जो R माइनस आर नोट है, आर नोट इनिशियल है और आर क्या है, फाइनल है। ठीक है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर यानी T2 माइनस T1। और इसी को हम, दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि चेंज इन रेसिस्टेंस, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनिशियल रेसिस्टेंस, इसकी भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यानी एक तो चेंज इन टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल होता है और चेंज इन रेसिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनिशियल रेसिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल होता है। इस इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि R माइनस आर नोट वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर नोट T2 माइनस T1, या फिर R माइनस आर नोट प्रोपोर्शनल आर नोट T2 माइनस T1 को हम डेल्टा T भी लिख सकते हैं। भाई डेल्टा T क्या बताता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो बताता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा R माइनस आर नोट, जब भी ये प्रोपोर्शनल सिंबल हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है अल्फा, ये होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका नाम क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा हम क्या बोल सकते हैं कि R इक्वल टू, इस R को इधर लेके आएंगे तो आर नोट प्लस आर नोट अल्फा डेल्टा टी। तो ये R इक्वल टू कितना हो गया, आर नोट को हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये रिलेशन होता है टेम्परेचर का और रेसिस्टेंस का। बताइए समझ में आया कि नहीं, एक बार। याना, तरुण, शिवानी, रितेश, प्रिंस। प्रिंस यादव कौन है भाई,